So we'll start with next topic today. हमारा अगला टॉपिक है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स. वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. और आपने चैप्टर नंबर 2 में मैथमेटिकल मेथड्स में, इफ यू रिमेंबर, मैथमेटिकल मेथड्स में एक टॉपिक था कैलकुलस का. कैलकुलस में एक पार्ट था, अगर याद होगा, इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रेशन. तो ये इंटीग्रेशन का यूज कहाँ पे होता है वो आज आप देखोगे. तो अगला टॉपिक है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स. वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स. So next topic that we are going to start today is work done by a variable force. अबे work done by a variable force क्या है, उससे पहले हमको क्या पता है, let us talk about that. तो आपको ऑलरेडी पता है what is work done. Do you know what is work done? What is work done? What is work done? अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं. व्हाट इज वर्क डन? मोमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट? नो. रिलेटेड टू मोमेंट यस, बट व्हाट इज वर्क डन? जनरल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन. फॉर्मूला बता दो. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फिर फोर्स इनटू डिस्टेंस. ओके गुड. तो अब तक हमको क्या पता है, विल स्टार्ट फ्रॉम दैट. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, सो लेट्स से वी हैव एन ऑब्जेक्ट. हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है. ये ऑब्जेक्ट इनिशियली इस पोजीशन पर था. इस पे मैंने एक फोर्स लगा दिया F, और वो इस पोजीशन से, लेट अस से P पोजीशन से न्यू पोजीशन पे आ गया Q, और उसने डिस्टेंस कवर किया X. तो आप बोलते हो वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम P टू Q थ्रू डिस्टेंस X is given by F into X. दिस इज फॉर्मूला ऑफ वर्क डन. बराबर है ना, वर्क डन का फॉर्मूला. हाँ, लेकिन यहाँ पे एक अजम्पशन था. अजम्पशन ये था कि ये जो फोर्स है वो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहीं पे भी हो, फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है. तो जब आप ये फॉर्मूला लिखते हो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो यहाँ पे एक अजम्पशन होता है दैट द फोर्स इज कांस्टेंट. लेकिन हमेशा फोर्स कांस्टेंट होगा ऐसा नहीं भी होता है. फोर्स कैन आल्सो वेरी. एग्जांपल देता हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स अभी हमने कल ही देखा, फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर. उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था, और अगर आपको याद होगा ये दोनों फोर्सेस दे वेरी एज इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. डिस्टेंस मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो एज द ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, फोर्स क्या होगा, कम होगा. फोर्स क्या होगा, कम होगा. तो फोर्स हमेशा कांस्टेंट होता है ऐसा नहीं है. जब फोर्स कांस्टेंट रहे तो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्टेंस. लेकिन जब फोर्स कांस्टेंट नहीं हो तो उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल फोर्स. वेरिएबल फोर्स का मतलब होता है कि फोर्स की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है. तो जब फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है, तब वर्क डन कैसे फाइंड करना वो हमको इस टॉपिक में कवर करना है. तो आई विल स्टार्ट विद सम बेसिक्स जो हमको पता है, वहां से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे चेंजेस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट, व्हाट डू वी नो दैट वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, लेट अस से F, in moving an object through distance x is given by work done is F into x, where force is constant force, right? But हमेशा फोर्स कांस्टेंट होगा ऐसा नहीं है, बट फोर्स कैन आल्सो वेरी. अभी मैंने सिर्फ बोला है फोर्स कैन आल्सो वेरी, तो फोर्स कैन आल्सो वेरी विद टाइम. ऐसे फोर्सेस होते हैं जो टाइम डिपेंडेंट होते हैं, मतलब जो टाइम के साथ चेंज होते हैं. ऐसे फोर्सेस भी होते हैं जो पोजीशन के साथ चेंज होते हैं. तो फोर्स कैन आल्सो वेरी विद टाइम या फिर विद पोजीशन. तो अभी विद टाइम की विद पोजीशन वो एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल चेंज होगा. तो फिलहाल मैं से बोल दूंगा फोर्स कैन आल्सो वेरी.
एग्जाम्पल फोर्स कैन चेंज विथ पोजिशन, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स decreases with increase in distance. With increase in distance मतलब बेसिकली as the object goes above the surface of earth, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से दूर जाएगा वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, कम होगा। सो एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डिस्टेंस। और हमको फाइंड करना है, व्हाट डू वी वांट टू फाइंड आउट, वी वांट टू फाइंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो अब तक हम लोग वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स ही कैलकुलेट कर रहे थे, अब हमको कैलकुलेट करना है व्हाट इज द वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। अब जब आपको वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स फाइंड करना हो तो इसके लिए दो मेथड्स होते हैं, एक है ग्राफिकल मेथड और एक है मैथमेटिकल मेथड। दोनों लगभग सेम है, तो ध्यान दो। अगर ध्यान नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा कि कौन सी मेथड में क्या करना है और दोनों मेथड में डिफरेंस भी क्या है। तो यू हैव टू रिमेंबर, वी आर सेइंग हमको यहाँ पे देखना है हाउ टू फाइंड आउट वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, एंड वी विल बी फाइंडिंग आउट वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स बाय टू डिफरेंट मेथड्स। उसमें से पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। तो फर्स्ट मेथड इज ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफ तो मैं ड्रॉ करूंगा, लेकिन साथ में मैं रियल सिचुएशन भी ड्रॉ करते जाऊंगा, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल हमको ग्राफ चाहिए, और बाय द वे थोड़ा सा आपको ग्राफ के बारे में अभी अच्छे से पता होना चाहिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ याद है क्या आपको? वेलोसिटी टाइम ग्राफ याद है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से तुमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? एक्सेलरेशन, स्लोप से मिलता है, और क्या मिलता है? डिस्टेंस। वो कैसे मिलता है? एरिया। और एरिया से क्यों मिलता है? एरिया से ही क्यों मिलता है? क्योंकि यू नो कि जब तुम y बाय x करते हो तो वो स्लोप होता है, बराबर। और तुम जब y इंटू एक्स करते हो तो क्या होता है? एरिया होता है। अगर y एक्सिस पे वेलोसिटी है और x एक्सिस पे टाइम है, तो y बाय एक्स मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये होता है डायमेंशनली एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो वो हो जाता है डिस्टेंस, बराबर। तो एरिया से ही हमको डिस्टेंस मिला था, क्योंकि जब तुम एरिया लेते हो, एरिया क्या है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब y इंटू एक्स। तो जब तुम y इंटू एक्स करो तो डायमेंशनली क्या बन गया? वो मीटर क्या होता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली ये सोचो कि अगर मेरे पास एक ग्राफ है, मैं यहाँ पे डिस्टेंस प्लॉट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं फोर्स प्लॉट कर रहा हूँ, राइट। तो जब मैं y एक्सिस को x एक्सिस के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं फोर्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा? डिस्टेंस के साथ। डायमेंशनली क्या बनता है? वो वर्क डन। तो फोर्स और डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ के एरिया से हमको क्या मिल सकता है? वर्क डन। क्या मिल सकता है? वर्क डन। तो थोड़ा सोचना चालू करना पड़ेगा। फिजिक्स में यू हैव टू कीप थिंकिंग। मैं आपको हर दिन वही बोल रहा हूँ, फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट विच इज एक्चुअली वेरी सिंपल, सबसे सिंपल है, क्योंकि तुमको याद कुछ नहीं रखना, तुमको समझना है। वही तो सबसे ज़्यादा कंटाला करते हो, यू डोंट थिंक, यू हैव टू थिंक। तो y एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस, डायमेंशनली क्या बन रहा है? वो वर्क। तो हमको जो भी ग्राफ होगा उसका एरिया क्या देगा हमको? वर्क। अब एक रियल सिचुएशन लेते हैं। लेट अस से एक ऑब्जेक्ट था, वो इनिशियली P पॉइंट पे था, सम पोजीशन P यहाँ पे था, ठीक। अब इसी को मैं ग्राफ में शो कर रहा हूँ, चलो मान लेते हैं कि वो P पोजीशन पे था। हमको इस ऑब्जेक्ट को P से ले जाना है नए पोजीशन पे Q पे। कहाँ ले जाना है हमको इसको? न्यू पोजीशन पे Q पे, मतलब हमको इसको P से ले आना है Q पे। अब मैं थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाइड तरीका बताता हूँ, फिर हम थोड़ा कॉम्प्लिकेट करेंगे। चलो ऐसा मान लेते हैं कि फोर्स कांस्टेंट है थ्रू आउट कांस्टेंट है फोर्स। तो जब फोर्स थ्रू आउट कांस्टेंट हो तो फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही,
तो ऐसा लाइन आएगा क्योंकि फोर्स की वैल्यू हर जगह पे क्या है, सेम है। और मुझे अगर वर्क डन फाइंड करना हो तो बताओ कैसे आएगा, इट इज एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी है ना, करेक्ट, क्योंकि व्हाट इज वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो P इंटू क्यू और इंटू हाइट, बराबर। तो अगर कांस्टेंट फोर्स होता हमको वर्क डन निकालना होता ग्राफ से, तो हम क्या फाइंड करते, एरिया। लेकिन यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है क्या, नहीं, फोर्स हो रहा है चेंज, फोर्स चेंज हो रहा है। चलो मान लेते हैं, अभी भी सिंपल केस ही ले रहा हूँ, मान लेते हैं कि ऐसा फोर्स चेंज हो रहा है, मतलब फोर्स का जो चेंज है ना वो लीनियर है, लीनियर स्ट्रेट लाइन है, बराबर, करेक्ट। तो मुझे अब बताओ इस केस में हाउ डू यू फाइंड आउट व्हाट इज वर्क डन, कैसे फाइंड करोगे, इसका एरिया फाइंड करोगे, इसका एरिया कैसे फाइंड करते हो, ट्रेपेजियम है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, या फिर एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देना, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब प्रॉब्लम यहाँ से आगे चालू होता है, देखो ये वेरिएबल फोर्स है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग पोजीशन पे फोर्स की वैल्यू अलग अलग है, लेकिन मैथमेटिक्स में इसको बोलते हैं वेल डिफाइंड फंक्शन, वेल डिफाइंड, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, अच्छा स्ट्रेट फंक्शन है। बट हमेशा ऐसा होगा ऐसा नहीं भी बोल सकते ना, हमारे पास एक फंक्शन फोर्स है जो चेंज हो रहा है, यस, लेकिन वो लीनियर चेंज नहीं है, वो ऐसा 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 चेंज हो रहा है। अब बताओ कैसे फाइंड करोगे वर्क डन, अभी नहीं कर सकते क्योंकि ट्रेपेजियम बना क्या, नहीं, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ भी कर देता हूँ तो नीचे का रेक्टेंगल है हाँ, लेकिन ऊपर का ट्रायंगल है क्या, नो। तो ऐसे केसेस में जहां पे तुम डायरेक्टली, रिमेंबर, जहां पे तुम डायरेक्टली एरिया नहीं फाइंड कर सकते वहां पे थोड़ा मेथड चेंज करना पड़ता है। अब वो मेथड में इन्वॉल्व होता है इंटीग्रेशन, इसलिए इंटीग्रेशन आपको चैप्टर नंबर 2 में सिखाया था, तो अभी जिनका ध्यान तब नहीं था अभी ध्यान दे दो, थोड़ा समझ में आ जाएगा, इजी है कॉन्सेप्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सबसे पहले ये सिचुएशन और ये सिचुएशन सेम है, ये ग्राफ है और ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है, ऑब्जेक्ट P पे था, P पे मैंने फोर्स लगाना चालू किया, उसको Q तक लेके जाना है, और P से Q फोर्स लगा रहा हूँ तो फोर्स की वैल्यू सेम नहीं है, फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है, इसलिए फोर्स की वैल्यू डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है, उसी को मैंने ग्राफ पे दिखा दिया। और रिमेंबर इस केस में हम लोग फोर्स एक ही डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, तो थोड़ा लिख भी देता हूँ, वी आर अप्लाइंग फोर्स इन अ गिवन डायरेक्शन, सो कंसिडर, लेट अस consider a force is applied, नोट्स में थोड़ा डिटेल है, यहाँ पे मैं सिंप्लीफाइड रखूंगा, सो कंसिडर अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, अच्छा ये फोर्स वेरिएबल फोर्स है, तो अ वेरिएबल फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट in a given direction, on an object in a given direction, in a given direction, let us say x direction, along x-axis, which will take the object, which will take the object, ये जो फोर्स है ये ऑब्जेक्ट को कौन से पोजीशन से कहां तक लेके जाएगा, ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच पोजीशन टू विच पॉइंट, P to Q, which will take the object from P to Q, बराबर। तो ये इसको P से Q तक डिस्प्लेस करने वाला है फोर्स। अब इशू ये है कि हम लोग डायरेक्टली टोटल वर्क डन निकाल नहीं सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते चलो एक काम करो, P से Q लेके जा रहे थे और बीच में एक पॉइंट आया A, बीच में एक पॉइंट आया A, जब ऑब्जेक्ट इस पॉइंट ए पे था तब इस पे जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा उसकी वैल्यू है स्मॉल f, तो उसकी वैल्यू, फोर्स की वैल्यू है f, स्मॉल f, लेट अस से f, रिमेंबर, गुड। ये ए पॉइंट तुम कहीं भी ले सकते हो, वेर एवर यू वांट, तुमको चाहिए तो तुम ये ए पॉइंट को यहाँ भी शिफ्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू जस्ट हैव टू टेक सम पॉइंट। तो ए इज अ पॉइंट विच इज इन बिटवीन P एंड Q। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्टली P से Q तक टोटल वर्क डन नहीं फाइंड कर पा रहे बिकॉज ऑफ दिस शेप, तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जब P से Q ले जा रहे थे तो बीच में एक पॉइंट था A पे जब ऑब्जेक्ट था तो फोर्स कितना एक्ट हो रहा था, स्मॉल f, कितना एक्ट हो रहा है, स्मॉल f, ओके। सो
consider a point A between P and Q, let F be the force acting on the object at point A. तो जब ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे था, फोर्स कितना है, एफ। बड़बड़ करो मत, सीधा घर पे भेज दूंगा मैं, मेरे को यहाँ से दिख रहा है सब, इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मैं बार बार बोल रहा हूँ। नो वार्निंग विल बी गिवन, स्ट्रेट अवे यू हैव टू गो होम। गुड। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, ए पॉइंट पे फोर्स था एफ, तो ए पॉइंट पे जो फोर्स की वैल्यू है वो है एफ। गुड। अब इमेजिन ये जो फोर्स है ये इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रहा है from A to B through small displacement dx. Force on the object at point A was F, और क्योंकि ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है तो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा। कितने डिस्प्लेस हो गया? थ्रू स्मॉल डिस्टेंस dx। तो थ्रू स्मॉल डिस्टेंस dx, तो स्मॉल डिस्टेंस dx, और वो A से कहाँ आ गया? B पे। कहाँ आ गया? A से B पे। So let this force displaces the object from point A to point B through small displacement dx। अब डिस्प्लेसमेंट स्मॉल क्यों लिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट हमने स्मॉल बोला है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इफ यू नोटिस, जब तुम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेते हो तो फोर्स, अगर आप देख रहे हो, फोर्स लगभग कांस्टेंट है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। P से Q तक फोर्स कांस्टेंट नहीं था, लेकिन जब तुम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेते हो तो फोर्स ऑलमोस्ट क्या हो गया? कांस्टेंट। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि मैं P से Q डायरेक्टली एरिया नहीं फाइंड कर पा रहा था, क्योंकि ये शेप वेल डिफाइंड नहीं है, ना ये ट्राइंगल है, ना ये रेक्टेंगल है, ना ये ट्रेपेजियम है, राइट। लेकिन अगर मैं A से B कंसिडर करूं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लूं, तो ये जो एरिया बना, ये कैसा दिख रहा है तुमको? रेक्टेंगल जैसा। कैसा दिख रहा है? रेक्टेंगल। तो ये जो एरिया है, ये एरिया फाइंड करना हमारे लिए पॉसिबल होता है, वी कैन फाइंड दिस एरिया। तो हमने क्या किया, इन शॉर्ट, P से Q पूरा मोशन नहीं देखा, हमने छोटे छोटे पीसेस कर दिए। हमने बोला कि चलो P से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया होगा, फिर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया होगा, फिर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया होगा। तुम भी तो ऐसा करते हो ना, एक जगह से दूसरे जगह जाते हो, डायरेक्ट जंप मार के जाते हो क्या? यू टेक स्मॉल स्टेप्स। तो हम लोग भी क्या कर रहे हैं, P से Q टोटल डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करके देख रहे हैं। उसमें से जब P से Q जा रहा था ऑब्जेक्ट, तो बीच में एक पॉइंट था A, कोई भी पॉइंट A, तुमको बोलना तो तुमको जो पॉइंट बोलना है वो बोल दो, C बोल दो, D बोल दो, तुम्हारी मर्जी। हमने एक पॉइंट ले लिया A। जब ऑब्जेक्ट A पॉइंट पे था तब उस पर फोर्स कितना एक्ट हो रहा है? स्मॉल f। कितना फोर्स एक्ट हो रहा है? स्मॉल f। कितना फोर्स एक्ट हो रहा है? स्मॉल f। बराबर, गुड। और ये स्मॉल f फोर्स ने ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर दिया थ्रू स्मॉल डिस्टेंस dx, क्योंकि डिस्टेंस स्मॉल है, और हम लोग को ग्राफ से भी दिख रहा है कि स्मॉल डिस्टेंस के लिए फोर्स क्या है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, राइट। तो द वर्क डन, तो ये इट इज इंपॉर्टेंट, लेट दिस फोर्स displaces the object from A to B through small displacement dx। और क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स कांस्टेंट है, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन डायरेक्टली मिल जाएगा। देयरफॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन in displacing the object from A to B, is given by, what is work done? जनरल फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना था? F। डिस्प्लेसमेंट कितना है? dx। डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है क्या? यस। तो वर्क डन भी क्या होगा? स्मॉल होगा, dw। बराबर, ये हो गया स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू टेक द ऑब्जेक्ट फ्रॉम A to B थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हमको क्या फाइंड करना था? क्या फाइंड करना है हमको? टोटल वर्क डन फॉर डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच पॉइंट टू विच पॉइंट? P to Q। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, जो स्मॉल वर्क डन है F dx, मैंने इसलिए स्टार्ट ही वहां से किया। फोर्स और डिस्टेंस,
फोर्स और डिस्टेंस के ग्राफ से अगर तुमको वर्क निकालना हो तो कैसे मिलता है? एरिया। तो अगर मुझे ए से बी तक वर्क डन फाइंड करना तो मुझे कैसे मिलेगा? एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप ए बी सी डी। ये जो स्ट्रिप है ना, पट्टी है, पट्टी, तो इट इज एरिया ऑफ द स्ट्रिप। इट इज एरिया ऑफ स्ट्रिप ए बी सी डी। Therefore, total work done in moving object from, हमको ऑब्जेक्ट को एक्चुअली कहां से कहां मूव करना था? फ्रॉम P to Q कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेशन। अभी इंटीग्रेशन क्या है बताता हूं। कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेशन। वेरी गुड, ये आ गया आपका मैथमेटिक्स यहाँ पे। अभी इंटीग्रेशन कहां से आया ये भी समझ लो। तो देखो वापस इस पे आते हैं। प्रॉब्लम ये हो रहा था कि हम डायरेक्टली P से Q कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ दिस शेप। तो हमने क्या इमेजिन कर लिया कि P से Q जो डिस्प्लेसमेंट है ये छोटे छोटे स्टेप्स में बना है। एक छोटे स्टेप में कितना वर्क डन हुआ? FDX। एंड व्हाट इज दिस FDX? एरिया ऑफ द स्ट्रिप। तो हम लोग क्या करेंगे, अब P से Q डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे नहीं, हम लोग पहले देखेंगे P से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इसका एरिया निकाल लेंगे। फिर उसके बाद और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, उसका एरिया निकाल लेंगे। फिर और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, उसका एरिया निकाल लेंगे। फिर और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ऐसा करते करते हम बहुत सारे पूरे ग्राफ को बहुत सारे स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लेंगे और सारे स्ट्रिप्स को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड करना मतलब पता है क्या होता है? इंटीग्रेट करना, साथ में लाना, राइट। तो टोटल वर्क डन अगर चाहिए फ्रॉम P to Q कैसे मिलेगा? कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेशन। Therefore, total work done W is equal to integration। किस पे इंटीग्रेशन? ऑल द स्मॉल वर्क डन। क्योंकि जब मैंने पहली बार डिस्प्लेस किया तो वर्क डन कितना हुआ? DW। अगली बार किया तो कितना हुआ? DW। अगली बार किया तो कितना हुआ? DW। इन सारी DW को क्या करना है? ऐड करना है। ऐड करना है मतलब क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। कहां से स्टार्ट करना है? P से। कहां तक जाना है? Q, राइट। तो ये हो जाएगा टोटल एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। तो इट इज एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। तो ये हो गया आपका पहला मेथड, ग्राफिकल मेथड। गुड। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, फिर हमको मैथमेटिकल मेथड देखना है। मैथमेटिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड में ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, इट इज ऑलमोस्ट सेम। तो अच्छे से एक बार वापस कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट इज इजी। पहली बार थोड़ा डिफिकल्ट लगता है लेकिन है वो इजी। तो मैं ग्राफ भी ड्रॉ करूंगा, मैं साथ साथ में रियल सिचुएशन भी ड्रॉ कर दूंगा और साथ साथ में वो क्या रहा है ये भी बताते जाऊंगा। हमारे पास था एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, सम ऑब्जेक्ट, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हमको P पॉइंट से Q पॉइंट तक लेके जाना है। तो P पॉइंट से Q पॉइंट तक अगर ऑब्जेक्ट को लेके जाना है तो वो अपने आप तो जाएगा नहीं, उस पर अप्लाई करना पड़ेगा एक फोर्स। और ये हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो मुझे एक एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट प्लॉट करना पड़ेगा और हमने लगा दिया फोर्स, तो दूसरे एक्सिस पे क्या प्लॉट करेंगे हम लोग? फोर्स। जब ऑब्जेक्ट P पे था हमको P से कहाँ लेके आना है? Q तक। जब ऑब्जेक्ट P पे था तब इस पे फोर्स की वैल्यू कुछ अलग थी, जब वो Q पे आया तो फोर्स की वैल्यू कुछ अलग हो गई। मतलब यहाँ पे फोर्स है वेरिएबल फोर्स इज वेरिएबल मतलब फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, तो फोर्स चेंज हो रहा है, तो वैल्यू ऑफ फोर्स इज चेंजिंग। तो ऐसा कुछ ग्राफ आया। ग्राफ का शेप कुछ भी आ सकता है, मैंने रैंडमली एक शेप ले लिया, सम शेप, यू कैन टेक एनी शेप एज यू वांट। तुम चाहो तो ऐसा दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ स्ट्रेट लाइन मत दिखाना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन दिखाओगे तो इसका मतलब तुमको डायरेक्ट ट्रायंगल मिल जाएगा ऊपर, तो या फिर ट्रेपेजियम बन जाएगा, वो केसेस बहुत सिंपल होते हैं। गुड। तो ये जो केस है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएशन ऑफ फोर्स है विथ डिस्टेंस ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन का मतलब बता देता हूँ। स्ट्रेट लाइन अगर हो तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि हर एक मीटर में फोर्स की वैल्यू सेम अमाउंट से चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 मीटर में फोर्स 2 न्यूटन से चेंज हुआ तो अगले 1 मीटर में भी 2 न्यूटन से चेंज हुआ, और अगले 1 मीटर में भी 2 न्यूटन से चेंज हुआ, और अगले 1 मीटर में भी 2 न्यूटन से ही चेंज हुआ, वो स्ट्रेट लाइन बनता है। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड एट द फर्स्ट प्लेस, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो ऐसा कुछ आया, हमको फाइंड करना था व्हाट इज टोटल वर्क डन इन टेकिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम P to Q। पर प्रॉब्लम ये है कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो मैं डायरेक्टली कर नहीं पा रहा, तो हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हमको मैथ्स तो पता ही है, थोड़ा मैथ्स अप्लाई कर लेंगे।
घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, पी से निकलते ही ए पॉइंट तक आते ही, यहाँ पे ए पॉइंट है। तो जब ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट पहुंचा, जब वो ए पॉइंट पे था, तब उस पे जो फोर्स एक्ट हो रहा था उसकी वैल्यू थी एफ। हमने ऐसा इमेजिन कर लिया कि हम अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात करें, मतलब मुझे ऑब्जेक्ट को अगर ए से बी लेके जाना है थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है, तो फोर्स को हम लोग ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि दिख भी रहा है लगभग लगभग ये कांस्टेंट है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो अगर मैं P से Q एक साथ देखने की जगह पे मैं छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट देखता हूँ, उसमें से पहला डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम A टू B, तो ऑब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे कहाँ था, A पे फोर्स कितना था, F। अब कहाँ गया, B पे, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, dx। तो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन भी तो स्मॉल हुआ ना, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो वर्क डन भी क्या होता है, स्मॉल। तो dw इक्वल्स टू क्या होगा, f dx। तो हमने क्या किया, हमने पहले फाइंड कर लिया वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी, वो क्या आ गया, एफ डी एक्स, बराबर। और वो एफ डी एक्स क्या है, वो एरिया है, किसका एरिया है, एरिया ऑफ स्ट्रिप, और इस स्ट्रिप को नाम दे देता हूं मैं ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी, विच इज बेसिकली रेक्टेंगल, राइट। तो मुझे ये समझ में आया कि छोटे छोटे टुकड़े किए तो हमको रेक्टेंगल्स मिल रहे हैं, तो छोटे छोटे टुकड़े करके अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इजी जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने पूरे ही डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया, और फिर टोटल वर्क निकालने के लिए हमने इन सबको ऐड कर दिया, और एडिशन को बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो टोटल वर्क आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम पी टू क्यू, और वो हमको मिल जाएगा पूरा का पूरा एरिया, पी क्यू आर एस, राइट। अब ये पूरा एरिया कैसे फाइंड करते हैं वो बाद में देखेंगे, वो एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल चेंज होगा। अभी फिलहाल सिर्फ इतना पता होना चाहिए, दिस वाज द फर्स्ट मेथड, ये फर्स्ट मेथड है विच इज अ ग्राफिकल मेथड। अब दूसरा मेथड भी है, तो हमने अब तक सिर्फ देखा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स थ्रू ग्राफिकल मेथड। अब देखेंगे मैथमेटिकल मेथड। मैथमेटिकल मेथड ज्यादा सिंपल है, इट इज सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल। मैथमेटिकल मेथड, वैसे ग्राफ एंड मैथमेटिकल मेथड मोर और लेस सेम है, सिर्फ मैथमेटिकल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेक्टर्स का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ प्लॉटिंग ग्राफ। व्हाट वी डू इज वी यूज वेक्टर्स। सिचुएशन इज सेम, सेम सिचुएशन है। एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली कहाँ था, P पॉइंट पे था, तो यू हैव एन ऑब्जेक्ट which is initially at point P, which is initially at point P, उसको कहाँ ले जाना है, Q पे। और रास्ते में कोई एक पॉइंट ले लो A, टेक एनी पॉइंट A एंड देन यू हैव अ पॉइंट B। तो हमको कैलकुलेट करना है वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q। So what we want to do, we want to calculate work done by a variable force in moving an object from which point to which point, from point P to Q, बराबर। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, बीच में कभी किसी एक टाइम इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट कहाँ था, ए पे था। सो लेट द ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट ए एट सर्टन इंस्टेंट ऑफ टाइम, जब वो ए पे था तब उस पर फोर्स एक्ट हो रहा था एफ बार, तो लेट एफ बार बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए। अब हमको ए से इसको कहाँ ले जाना है,
b through a small displacement dx bar. रिमेंबर यहाँ पे वेक्टर बना दिया हमने, क्योंकि ये मैथमेटिकल मेथड्स है, मैथमेटिकल मेथड में हम लोग वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करते हैं, तो इसको बना दिया वेक्टर, राइट. सो लेट एफ बार बी द फोर्स एक्टिंग एट ए. गुड. सो रिमेंबर let the object be displaced through small displacement dx bar. और मैंने अभी बोला था अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल हो तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट, राइट. तो एफ बार कैन बी टेकन टू बी कांस्टेंट, कैन बी अज्यूम टू बी कांस्टेंट, टेकन टू बी कांस्टेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है, इसके लिए सिंस द डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉल. सो देयरफॉर द वर्क डन in small displacement, therefore small work done from A to B is, what is work done का फॉर्मूला. वैसे पहले तो ये बता दो, पहले तो ये बता दो मेरे को, वर्क ये स्केलर क्वांटिटी है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क इज एनर्जी, करेक्ट. फोर्स ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है. वेरी गुड, बिकॉज इट हैज अ डायरेक्शन. डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर है कि स्केलर है, वेक्टर है, बिकॉज इट हैज अ डायरेक्शन. लेफ्ट हैंड साइड पे तुम बोल रहे हो वर्क डन मतलब स्केलर, राइट हैंड साइड पे दो पैरामीटर है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब दोनों वेक्टर. और मैंने आपको मैथमेटिकल मेथड में बताया था कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पे वेक्टर है तो राइट हैंड साइड पे भी क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए. लेफ्ट हैंड साइड पे स्केलर तो राइट हैंड साइड भी क्या चाहिए, स्केलर, बराबर. लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारा वर्क डन है जो स्केलर है, तो राइट हैंड साइड क्या चाहिए, स्केलर. और दो वेक्टर को किस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे सो एज टू गेट अ स्केलर, क्योंकि दो प्रोडक्ट है ना वेक्टर. कौन से दो प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट. तो डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है कि वेक्टर होता है, स्केलर होता है. तो ये हो जाएगा आपका एफ बार डॉट डी एक्स बार. इधर गलती से भी क्रॉस लिखना नहीं, क्योंकि तुमने क्रॉस लिख दिया मतलब तुम बोल रहे हो कि वर्क इज वेक्टर, वर्क मतलब एनर्जी इज वेक्टर, तो एनर्जी हैज डायरेक्शन, ऐसा नहीं होता है. तो ये डॉट प्रोडक्ट से इसलिए लिखा क्योंकि वर्क डन इज एनर्जी विच इज स्केलर, तो राइट हैंड साइड भी क्या चाहिए, स्केलर. तो कौन सा प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट. यहाँ तक क्लियर. दिस वर्क डन इज वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम A to B through small displacement. How about total integration, right? So total work done in moving object from P to Q is total work done is obtained by integration. कहाँ से कहाँ तक, P to Q, dW. लेकिन what is dW, F bar dot dx bar. अब जैसे ही तुमने यहाँ पे dx लिख दिया तो P नहीं लिख सकते. अब बोलोगे इट इज इनिशियल पोजीशन x1 और Q क्या है, x2, फाइनल पोजीशन x2. अजिबात चालणार नाही. लक्ष असू द्या, लक्ष असेल मतलब इफ यू हैव लक्ष्य तो you also have लक्ष्य in your life which is target. If you pay attention you meet your targets. Is that clear? नक्की. Good, very good. So I expect that you won't do this again. But back to physics. तो यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ what we have done is we have first of all calculated what is work done for small displacement through dot product and then integrate. जब इंटीग्रेट करते हो तो रिमेंबर जैसे तुमने dx लिखा तो तुमको इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन लिखना पड़ता है, क्योंकि p पॉइंट का ये जो p पॉइंट है इसका ओरिजिन से कुछ इनिशियल पोजीशन होगा ना x1, ये x1 हो गया, और q का क्या होगा, x2. तो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन लिमिट्स एज x1 एंड x2. तो दूसरे मेथड में हम लोगों ने ग्राफ कहीं ड्रॉ नहीं किया. और रिमेंबर ये मेथड कब यूज करेंगे, जब तुमको फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया होगा.
और तुमको डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर फॉर्म में दिया होगा, और पहला मेथड कब यूज करोगे, जब तुमको ग्राफ दिया होगा, या फिर तुमको दिया होगा फंक्शन, जैसे f फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, पता है क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। तो ऐसा दिया होगा f इक्वल्स टू एम एक्स, स्ट्रेट लाइन, तो ग्राफ ड्रॉ कर लेना। गुड, तो दिस इज ऑल अबाउट वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। अब अगला अगला टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम, है क्या ऐसा? यस, और बहुत इंपॉर्टेंट है वो, इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं और आएंगे। इसको तुम वर्क एनर्जी थ्योरम भी बोलते हो, इसको तुम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी बोलते हो, तो इट इज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी थ्योरम। अगेन इट इज वेरी सिंपल, सिर्फ तुमको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए समझने के लिए। नंबर वन वर्क इज एनर्जी, नंबर टू एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बस ये दो चीजें पता है ना, ये अपने आप समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बाद में बताऊंगा इसका मैं, इसका स्टेटमेंट भी लिखेंगे, इसको डिराइव भी करेंगे, लेकिन लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड विद अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। चलो ऐसा मानते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, गाड़ी है, ऑब्जेक्ट है, जो भी है वो है, वट एवर इट इज मूविंग, इट इज ऑलरेडी इन मोशन विथ सम इनिशियल वेलोसिटी u। अब इस पे मैंने लगा दिया फोर्स, क्या लगा दिया, फोर्स, और फोर्स क्या करता है, वर्क करता है, अभी तो देखा था हमने, फोर्स क्या करता है, वर्क करता है, वेरी गुड, बराबर। ये ऑब्जेक्ट मोशन में था, इनिशियल स्पीड कितना था, u। मान लो ये टूवर्ड्स एक्स एक्सिस जा रहा था, तो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट जा रहा है विद स्पीड u, और मैंने पीछे से और धक्का लगा दिया, मैंने वर्क किया, राइट, बराबर। तो जो मैंने वर्क किया, वर्क इज एनर्जी, तुमने बोला वर्क इज एनर्जी व्हिच कैन नीदर बी क्रिएटेड। कहाँ गया ये एनर्जी? ये तुम रियल लाइफ में अप्लाई करते हो, यू डू दिस, और यू सी दिस एवरी डे। एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपके पास गाड़ी है, आपके दोस्त के पास साइकिल है, वो बेचारा साइकिल तो चला ही रहा था, फिर तुमने पीछे से उसको ऐसा पुश कर दिया, मतलब तुमने वर्क किया, तो वो साइकिल वाले के साथ क्या हुआ, उसके स्पीड के साथ क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। स्पीड इंक्रीज होना मतलब क्या इंक्रीज होना, काइनेटिक एनर्जी। तो जो तुम वर्क करते हो, इट बेसिकली अपीयर्स एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। प्रॉब्लम ये है कि तुम उसको सोचते नहीं हो फिजिक्स के टर्म्स में। अगर तुमको ये तो तुम्हारा रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है, तुमने पुश किया मतलब तुमने फोर्स लगाया, मतलब तुमने वर्क किया, वो वर्क एनर्जी है विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो गया कहाँ, इट इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी, राइट। उल्टा भी होता है, सामने से गाड़ी आ रही है और तुम उसको ऐसा अपोज कर रहे हो, तो क्या होगा, इट डिक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी। तो इसको मैं पहले एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देता हूं। तो वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट, वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो इट स्टेट्स दैट वर्क एनर्जी थ्योरम, इसका स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट work done on an object appears as change in kinetic energy, appears as change in kinetic energy, appears as change in kinetic energy। good then अगर हम remember this, वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर तुम फोर्स लगा रहे हो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन में ऑलरेडी ऑब्जेक्ट मूव हो रहा था उसी डायरेक्शन में तुमने फोर्स लगा दिया, वर्क डन अपीयर्स एज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। और जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव हो रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, तो वर्क डन अपीयर्स एज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। सो इफ the force is applied, if the force is applied in the direction of motion, then work done appears as increase in kinetic energy,
increase in kinetic energy, and if the force is applied opposite to the direction of motion, opposite to the direction of motion, then work done appears as increase to decrease, appears as decrease in kinetic energy, decrease in kinetic energy. Simple, 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 पक्का पक्का. तो अभी हमने कुछ बोल दिया, तो फिजिक्स में वर्ड्स का कुछ वैल्यू नहीं होता है, तुमको प्रूव भी करना पड़ता है. यू कैन नॉट जस्ट से वर्क डन अपीयर्स एज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. नहीं, तुमको शो करना पड़ेगा, तुमको प्रूव करना पड़ेगा कि सच में ऐसा होता है. तो सच में ऐसा होता है शो करने के लिए ना हम लोग एक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लेंगे. अब ऑब्जेक्ट है तो उसका मास भी है, जैसे तुम्हारा भी मास है उसका भी मास है, और वो पहले से मूव हो रहा था तो उसका इनिशियल स्पीड था u, वो मान लेंगे u. फिर हमने एक फोर्स लगा दिया उसके ऊपर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फोर्स की वैल्यू होगी f. तो सबसे लिखना पड़ता है ना, हमको एग्जाम में लिखना पड़ता है. ओके गुड. मुझे सब आता है लेकिन मुझे समझाते नहीं आते, मतलब तुम मुझे कुछ नहीं आता है, दैट इज व्हाट मीन्स. आपको सब आता है लेकिन आपको समझाते नहीं आता है, मतलब आपको कुछ नहीं आता है. ऐसा मैंने नहीं बोला, ऐसा न्यूटन सॉरी आइंस्टाइन ने बोला था. हाँ आइंस्टाइन ने बोला. वेरी गुड गुड. तो कंसिडर एन ऑब्जेक्ट of mass m, ऑब्जेक्ट का मास m है m. कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी u, मूविंग विथ स्पीड u. अब इस पे हम लगा देते हैं फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फोर्स को बोल देते हैं f. so let f be the force applied, let f be the force applied on the object in the direction of motion, in the direction of motion. अब क्योंकि मोशन के डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया तो स्पीड बढ़ जाएगा ना, तो लेट v बी इट्स फाइनल वेलोसिटी, इट्स फाइनल वेलोसिटी. और बाय द वे अगर आप एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हो तो वो डिस्प्लेसमेंट भी प्रोड्यूस करता है. सो लेट ds be the displacement, due to the force of course. और क्योंकि ds is small displacement, अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल तो वर्क डन में क्या होता है स्मॉल. therefore small work done is, what is small work done? dw equals to f ds. अभी मैंने सिर्फ ds लिखा, dx नहीं लिखा, dy नहीं लिखा, dz नहीं लिखा, क्योंकि मैंने कहीं नहीं बोला कि मोशन अलोंग एक्स एक्सिस है. तो जब तुमको पता नहीं होता है कि मोशन कौन से एक्सिस के अलोंग है, तो तुम dx नहीं लिखते हो, dy नहीं लिखते हो, dz भी नहीं लिखते हो, तुम dr या फिर ds लिखते हो. मैंने कहीं नहीं स्पेसिफाई किया कि मोशन इज अलोंग एक्स एक्सिस. अगर मैंने बोला होता मोशन इज अलोंग एक्स एक्सिस तो dx लिख देता वहां पे. मोशन अलोंग y एक्सिस तो dy लिखता. हमने कहीं बोला क्या मोशन इज अलोंग एक्स एक्सिस? नो. तो हमने बोला चलो ds इज द डिस्प्लेसमेंट. So this is the work done. But what is force? m into a. अब यहाँ पे वापस मैथ्स, क्योंकि तुमको मैंने बताया है कि इस टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ता है, और डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाना पड़ता है, और डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आने के बाद इंटीग्रेशन किया जाता है. ये हमने पिछले चैप्टर में, मोशन चैप्टर में, CET के टाइम में सारे के सारे मैथमेटिकल टूल्स, मैथमेटिकल मेथड्स देखे थे. हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस हैविंग डेरिवेटिव्स, डिफरेंशियल इक्वेशन. पहली बात तो तुमको क्या प्रूव करना है, इसको भूलो मत. क्या प्रूव करना है? वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ मास इनटू स्पीड का स्क्वायर. स्पीड आना चाहिए. यहाँ पे स्पीड आया क्या आप तक? नहीं. तो लाओ. कैसे लाओगे? व्हाट इज एक्सेलरेशन? dv by dt. So dw equals to m dv by dt into ds. सिर्फ a को लिख दिया dv by dt, राइट? गुड.
गुड, फिजिक्स है, फिजिक्स बिना मैथ्स के नहीं होता। तो तुमको ए डी वी बाई डी टी होता है पता होना ही चाहिए, नहीं तो कुछ मतलब नहीं है। यू विल बी जस्ट सिटिंग हियर एंड इंतजार करेंगे क्लास कब खत्म होगा। गुड, तो ठीक है, एनीवेज अप टू यू। फिर एक काम करो, इस डी टी को इसको दे दो, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एम डी वी डी एस बाई डी टी। वॉट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम? स्पीड। तो ये कौन है? स्पीड है। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एम डी वी इंटू वी। वी इंटू वी नहीं लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखते हैं, वो डेरिवेटिव के अंदर है, वो ये अलग है, तो बिल्कुल लिखना नहीं वैसा। तो देयरफॉर यू हैव डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एम वी डी वी। ये आ गया क्या तुम्हारा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म? आ गया। एक वेरिएबल है वर्क डन, दूसरा वेरिएबल है स्पीड, मास तो कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट का मास तो चेंज नहीं होने वाला ना। तो फिर इसके बाद क्या करते हैं पता है? इंटीग्रेट। क्या करते हैं? इंटीग्रेट। इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग। और इंटीग्रेट कहां से कहां तक? पहले स्पीड कितना था? u, फोर्स लगाने में कितना हो गया? v। तो ऐसा इंटीग्रेट करना, राइट। और ये इंटीग्रेशन ओवर स्मॉल स्मॉल वर्क डन इज टोटल वर्क डन। अभी 3 बार बता दिया मैंने। स्मॉल स्मॉल वर्क डन को जब ऐड करते जाते हो तो क्या मिल जाता है? टोटल वर्क। क्या मिलता है? टोटल वर्क। टोटल वर्क किससे नोट करते हो? W से। किससे करते हो? W से। W इक्वल टू m कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर गया, VDB फ्रॉम U टू V। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x dx? x square by 2। What is integration of y dy? y square by 2। तो what is integration of v dv? v square by 2। तो ये आ जाएगा v square by 2। लिमिट्स आएंगे u टू v। फिर ये जो 2 है, 2 नीचे 2 है, 2, ये जो 2 है, 2, इस 2 को जरा रखो बाहर, और फिर क्या करो? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट मतलब v स्क्वायर, लोअर लिमिट मतलब u स्क्वायर। तो ये आ गया आपका हाफ m v स्क्वायर, ये हो गया हाफ m u स्क्वायर। लेकिन ये पता है कौन है? ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि फाइनल स्पीड कितना था? v। तो हाफ m v स्क्वायर क्या हो गया? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और ये पता है कौन है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि इनिशियल स्पीड कितना था? u। तो वर्क डन क्या हो गया? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, मतलब वर्क डन पता है क्या हो गया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हेंस प्रूव्ड work done states that work done on an object appears as change in kinetic energy, right। तो इसका डेरिवेशन का अप्रोच बहुत सिंपल है, सिंपल रखो। हमने ऐसा कंसिडर कर लिया कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो मूव हो रहा है विद स्पीड u। हमने उस पर एक फोर्स लगा दिया इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसकी वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ ds और स्पीड हो गया u से v। फाइनल स्पीड इज v, करेक्ट। तो स्मॉल वर्क डन इज FDS, DW is FDS, लेकिन F is MA, लेकिन A is dV by dt, और dt दे दिया DS को। What is DS by dt? V। तो क्या बन गया? MV dV, MV dV। लेकिन ये तो स्मॉल वर्क डन था ना, हमको टोटल निकालना है। टोटल वर्क डन टू इन चेंजिंग द स्पीड फ्रॉम U टू V। तो क्या करोगे? इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करोगे और लिमिट्स क्या डालोगे स्पीड पे? u टू v। m कांस्टेंट आ गया बाहर। v dv का इंटीग्रेशन होता है v स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या हो गया? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर क्या है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, और हाफ एम वी स्क्वायर क्या है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो वर्क डन अपीयर्स एज इंक्रीज इन या फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो गया आपका वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव। गुड, बाकी का कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में।